हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो है वो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 की होने वाली है। सेमेस्टर 1 में जो आपकी संस्कृत है, आज हम इस संस्कृत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। देखिए, ये जो आपकी संस्कृत है इसका नाम है बेसिक संस्कृत। अगर आपके पास भी ये संस्कृत है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो आपकी फुल बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी जो अपकमिंग वीडियोस हों आपके अपकमिंग सेमेस्टर से रिलेटेड आप उनमें अपनी स्टडी कर पाएँ और आप अपने अच्छे नंबर गेन कर पाएँ, जैसे कि अभी आपने किए हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे। इसके जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर हैं, ताकि आपको आंसर भी मिल पाए। ओके, चलिए फिर देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो है व्याकरणीय शास्त्र की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। यानी इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको व्याकरणीय जो शास्त्र है उसकी जो उपयोगिता है वो आपको बतानी है, कि उसका यूज़ क्यों होता है, क्यों ज़रूरत है हमें व्याकरणीय शास्त्र की। चलिए इसका जो परिचय है हम उससे देखेंगे, व्याकरणीय शास्त्र की उपयोगिता से। ठीक है, व्याकरणीय शास्त्र किसी भी भाषा का आधार है, क्योंकि व्याकरणीय शास्त्र जो है वो उसकी जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको निकालता है। इसीलिए व्याकरणीय शास्त्र जो है वो एक आधार का कार्य करता है। यह भाषा की शुद्ध प्रयोग, अर्थ की स्पष्टता और सही प्रयोग के लिए आवश्यक है। जैसे कि अभी मैंने बताया, जो भाषा होती है उसकी जो अशुद्धता होती है उसको निकालने का कार्य करता है, यानी भाषा को शुद्ध करता है और जो अर्थ का स्पष्ट रूप है वो बताता है, और सही तरीके से किस तरह से उसको प्रयोग करना है ये बताता है हमें व्याकरणीय शास्त्र। संस्कृत भाषा में व्याकरणीय शास्त्र का महत्व और भी अधिक है, क्योंकि संस्कृत में सारे जो वर्ड्स होते हैं वो सही सुव्यवस्थित से होने चाहिए, तभी हमें समझ में आते हैं। इसीलिए संस्कृत में व्याकरणीय शास्त्र बहुत ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह भाषा अपने न्यायबद्धता, स्वरूप और शुद्धता के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया, ये जो भाषा है ये अपनी न्यायबद्धता यानी सही जो क्रम होता है उसके लिए और शुद्धता के लिए ही प्रसिद्ध है। पढ़नी, कलत्यान और पतंजलि जैसे महान आचार्यों ने संस्कृत व्याकरण को सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। यानी अगर हम इसके जो प्रमुख व्याकरणीय हैं, या ये कहें जो इसके प्रमुख लोग हैं, उनमें हम पढ़नी, कल्पयायन और जो हमारे पतंजलि हैं उनका नाम हम लिख सकते हैं, जिन्होंने संस्कृत को एक सुव्यवस्थित जो स्थान है वो प्रदान करने का प्रयास किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे भाषा की शुद्धि, कि किस तरह से जो भाषा है उसकी शुद्धि होती है। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, या इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, व्याकरण के नियमों के आधार पर शब्दों का सही उच्चारण और प्रयोग किया जाता है। यानी व्याकरण के आधार पर जो शब्द हैं उनका सही उच्चारण यानी सही तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। इसमें भाषा में दोष रहित और स्पष्टता आती है। संस्कृत में संधि, समास, विभक्ति आदि व्याकरणीय नियमों भाषा को सुंदर और प्रभावी बनाते हैं। यानी देखिए, जो अशुद्धि होती हैं उसको स्पष्ट करता है ये, और जो संस्कृत है उसमें जो संधि होते हैं, समास होता है और विभक्ति होती है उसको भी सही तरीके से प्रयोग करना सिखाता है। अब हम देखेंगे विचारों की स्पष्टता, किस तरह से व्याकरण भाषा को अर्थपूर्ण और स्पष्ट बनाता है, क्योंकि अगर व्याकरण ना हो तो जो भाषा है वो ना तो अर्थपूर्ण रहेगी ना ही स्पष्ट रहेगी। ठीक है, सही काव्य संरचना को, विचारों को सही ढंग से व्यक्त किया जाता है। यानी जो सही काव्य होती है उसी से जो संरचना है, विचार है, उनको सही ढंग से प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे आध्यात्मिक और साहित्य का अध्ययन किस तरह से। संस्कृत ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण आदि का अध्ययन करने के लिए व्याकरणीय शास्त्र की जानकारी अनिवार्य है। इसने बिना शास्त्रों का सही अर्थ नहीं समझा जा सकता है। यानी देखिए, ये जो है ये किसी भी अध्ययन या किसी भी चीज़ के लिए, चाहे हम उपनिषद की बात कर लें, वेदों की बात कर लें, महाभारत या रामायण, किसी के भी अध्ययन को सही तरीके से समझने के लिए हमें व्याकरणीय शास्त्र की आवश्यकता होती है। जब भी हम किसी भी चीज़ का अर्थ समझ सकते हैं। ठीक है, अन्य जो भाषाओं की सहायता है वो किस तरह से। संस्कृत व्याकरण अन्य भाषाओं की संरचना को समझने में सहायक है। यदि हिंदी, मराठी, गुजराती आदि भाषा
के व्याकरणीय का आधार भी है, क्योंकि देखिए जो संस्कृत है वो सिर्फ संस्कृत भाषा को ही समझने में मदद नहीं करती। इसका व्याकरण हमें हिंदी, मराठी और जो गुजराती भाषा है उसको भी समझने में मदद करती है, क्योंकि इनका व्याकरण सेम ही है। तो हम हिंदी भाषा के व्याकरण के साथ में इन्हें भी समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे साहित्य और काव्य में उपयोगिता किस तरह से। संस्कृति में काव्य संरचना के छंद, अलंकार और काव्य विन्यासों का सही ज्ञान आवश्यक है, जो व्याकरण से संभव हो पाता है। यानी देखिए इसके अंतर्गत जो छंद है, अलंकार है, व्याकरण है, उन सभी का जो सही यूज़ है वो हम व्याकरण की सहायता से ही कर पाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे निष्कर्ष, कि आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। इसके निष्कर्ष में देख लेते हैं। व्याकरण शास्त्र भाषा की आत्मा है। यह न केवल भाषा को शुद्ध और व्यवस्थित करती है, बल्कि साहित्य, दर्शन और अन्य विषयों को समझने में भी सहायक है। यानी जैसे हमने देखा अभी, व्याकरण जो है वो सिर्फ एक भाषा नहीं है, वो भाषा की जो आत्मा है वो है, क्योंकि ये भाषा को शुद्ध और व्यवस्थित करने का भी एक दर्शन, या फिर ये कहें उसको समझने में मदद करती है। संस्कृत भाषा में इसका महत्व अति अधिक है, क्योंकि यह भाषा की संरचना, शुद्धता और सौंदर्य का मूल आधार है। क्योंकि अगर हम संस्कृत की बात करें तो ये अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये जो भाषा की संरचना है, शुद्धता है और सौंदर्यता है, यानी जो उसकी सजावट है उसका कार्य करता है व्याकरण संस्कृत में, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत भाषा के विभक्त एवं वचन का विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी जो संस्कृत भाषा है उसमें जो विभक्त और वचन होता है उसका आपको बताना है कि ये किस तरह से कार्य करते हैं। चलिए परिचय देखेंगे। संस्कृत भाषा को उसकी शुद्धता और न्यायबद्धता के लिए जाना जाता है। यानी हम देख सकते हैं जो संस्कृत भाषा है वो समृद्ध तो है, उसके साथ साथ ही वो न्यायबद्ध भी है। विभक्ति और वचन संस्कृत व्याकरण को दो प्रमुख घटक हैं, जो शब्दों के रूप में उनके वाक्यों में प्रयोगों को नियंत्रित करते हैं। यानी देखिए अगर हम विभक्ति और वचन की बात करें तो दोनों ही एक प्रमुख घटक हैं, जो कि हम शब्दों के रूप में वाक्यों में प्रयोग होते हुए देख सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे विभक्ति, कि विभक्ति आखिर होता क्या है। तो विभक्ति से स्टार्ट करेंगे। विभक्ति में आप लिखेंगे, विभक्ति शब्दों के उन रूपों को कहते हैं जो वाक्य में उनके संबंधों और क्रिया के साथ उनके प्रयोजनाओं को दर्शाती हैं। यानी देखिए विभक्ति ऐसे शब्द होते हैं जो काव्य में उनके जो संबंध हैं क्रिया के साथ में वो दिखाने का कार्य करते हैं, विभक्ति, ठीक है। विभक्ति का मुख्य उद्देश्य काव्य में संज्ञा, सर्वनाम और विशेष के संबंधों को स्पष्ट करना होता है। यानी जो विभक्ति होते हैं वो एक तरह से संज्ञा, सर्वनाम और जो विशेष होते हैं उनके जो कार्य होते हैं उनको स्पष्ट करने और उनके साथ में संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। संस्कृत में 7 विभक्ति होते हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है। और अगर हम संस्कृत भाषा की बात करें तो इसमें 7 जो हैं वो विभक्ति होते हैं। अब 7 कौन-कौन से विभक्ति होते हैं, तो प्रथम जो विभक्ति होता है वो होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक कैसे, इसका उपयोग वाक्य में कर्ता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी जो कार्य करता है उसको डोमिनेट करता है या फिर उसको दिखाने का कार्य करता है। उदाहरण के लिए अगर हम राम कहें, राम पठती यानी राम पढ़ रहा है, तो मेन जो राम है उसको दिखाने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा द्वितीय विभक्ति, जो जो कि दिखाता है कर्म कारक। यानी जो कर्म हो रहा है इसका उपयोग कर्म को व्यक्त करता है, यानी जो कर्म हो रहा है उसको व्यक्त करेगा। उदाहरण के लिए राम पुस्तक पढ़ती, यानी राम क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ फोकस क्या है, पुस्तक पढ़ने पर, ठीक है। जो हमारा तृतीय विभक्ति होता है वो कारण कारक होता है। यानी ये जो है ये साधन और उपकरण को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता है। यानी क्या साधन है या क्या उपकरण है उसको दिखाने का कार्य करता है। अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो इसमें आप लिखेंगे राम लिखनीय लिखित, यानी राम कलम से लिख रहा है। किससे लिख रहा है, कलम से लिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जब हम देखेंगे जो हमारा चतुर्थ विभक्ति है, यानी फोर्थ जो विभक्ति है उसमें हम देखेंगे संप्रदान कारक। कौन, इसमें क्या होता है, यह प्राप्तकर्ता को दर्शाता है। यानी जो प्राप्त कर रहा है वो किस, यानी जो प्राप्त कर रहा है उसको दर्शाने का कार्य करता है। उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे राम कृष्ण पुस्तक दातिथि, यानी राम ने कृष्णा को पुस्तक दी है, ठीक है। ये जो है किसको दी है, कृष्णा को दी है, तो ये इसको दिखाने का कार्य करेगा, ठीक है। और जो हमारा पांचवा होता है विभक्ति वो होता है हमारा अपादान कारक। इसका प्रयोग वियोम को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी इसका जो प्रयोग है वो वियोम को दर्शाता है। उदाहरण के लिए आप लिखेंगे व्रत पतति, पेड़ से गिरना। यानी देखिए पेड़ से जो है वो पत्ते गिर रहे हैं, वियोम हो रहे हैं, यानी एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, बिछड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए जैसे कि अगर आप देखें यहाँ कोई पेड़ है, ठीक है, अब पेड़ से कोई भी पत्ता गिर के यहाँ आ गया
तो क्या हो गया, ये जो पत्ता गिरा है, ये पेड़ से अलग हो गया ना, तो ये क्या दिखा रहा है, ये व्योम को दिखा रहा है, ठीक है। तो फिफ्थ जो होता है वो हमारा व्योम को यानी बिछड़ने को दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जो हमारा छठा विभक्ति होता है वो होता है संबंध कारक। संबंध कारक किस तरह से, ये अधिकार या स्वामित्व को व्यक्त करता है, यानी किसी के भी अधिकार या किसी का भी स्वामित्व जो उसका अधिकार होता है उसको दिखाता है। उदाहरण के लिए आप लिखेंगे रामस्य पुस्तक अस्ति, यानी ये राम की पुस्तक है, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, राम की पुस्तक की, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, संबंध है, क्योंकि वो जो पुस्तक है वो किसी और की नहीं है, राम की पुस्तक है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जो हमारा सातवां विभक्ति होता है वो होता है हमारा अधिकरण कारक। इसके अंतर्गत हम देखेंगे इसका उपयोग स्थान या समय को दर्शाने के लिए किया जाता है, यानी अगर हम किसी भी स्थान या किसी भी समय को दिखाते हैं तो वो इसके अंतर्गत आ जाता है। उदाहरण में आप लिखें ग्रामे वसामी, यानी गांव में रहते हुए, यानी ये देखिए ये क्या दिखा रहा है, किसी भी स्थिति या फिर दशा को दिखा रहा है, गाँव में वसंती, ठीक है। अब हम देखेंगे आठवां। आठवां जो है वो हमारा होता है संबोधन। संबोधन किस तरह से, आठवीं विभक्ति है, जो हमारी आठवीं विभक्ति होती है वो संबोधन को दिखाती है। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे ये किसी के संबोधित करने के लिए प्रयोग होती है, यानी ये जो है ये किसी को भी संबोधित करने के लिए प्रयोग होती है। जैसे कि अगर आप कोई भी कमेंट करते हैं या फिर कुछ भी अच्छा सा कुछ लिखते हैं, या फिर जैसे कि आप लोग कमेंट करते हैं आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, वो क्या है, मुझे संबोधन ही तो कर रहे हैं आप लोग। मैं या फिर अगर आप लोग कोई आंसर लिख कर दें, मैं उस पर वेरी गुड या फिर ये कहूँ बहुत अच्छा आपने लिखा है, तो वो एक तरह से जो संबोधन है मैं वो ही आपको कर रही होती हूँ या आप लोग करते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं हे राम या हो, या फिर ये ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे संबोधन वाले होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे वचन के, वचन क्या होता है। वचन में आप लिखेंगे संस्कृत भाषा में वचन संज्ञा या सर्वनाम के संख्याओं को दर्शाने के लिए प्रयोग होता है, यानी देखिए जो वचन होता है वो संस्कृत भाषा में जो संज्ञा या सर्वनाम होती है उसकी जो संख्या होती है उसको दिखाने का कार्य करता है। वचन तीन प्रकार के होते हैं, और जो वचन होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं जो कि संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर यूज होते हैं, ठीक है, संस्कृत भाषा में। तो पहला जो वचन होता है वो हमारा होता है एक वचन, जिसमें एक ही संख्या होती है, यानी जब हम एक इंसान की बात करें या फिर एक चीज़ की बात करें, जिसका उपयोग तब होता है जब किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या एक हो। जैसे कि मैं आपकी टीचर हूँ, मैं सिंगल हूँ, तो मैं क्या हो जाऊँगी, एक वचन हो जाऊँगी, या ये कहूँ मेरा चैनल, तो मेरा चैनल सिर्फ एक ही है तो वो एक वचन में आ जाएगा। उदाहरण के रूप में आप बालक लिख सकते हैं या लड़का लड़का लिख सकते हैं, पुस्तक लिख सकते हैं या पुस्तक लिख सकते हैं। देखिए ये संस्कृत में लिखा है, ये हिंदी में लिखा है, जो कि एक को दिखाने का कार्य करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे द्विवचन, यानी जब संख्या में दो हो, कोई भी चीज़ संख्या में दो हो, ठीक है, यह केवल दो व्यक्तियों या वस्तुओं को दर्शाने का कार्य करता है। चाहे दो व्यक्ति हों या फिर दो वस्तु हों, उनको दर्शाने का कार्य द्विवचन करता है। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं बालकों यानी दो लड़के, पुस्तकों यानी दो पुस्तकें, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बहुवचन, यानी अधिक संख्या है, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो उनको हम बहुवचन में बोल देते हैं। इसका प्रयोग तीन या अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को दर्शाने के लिए करता है। देखिए दो हो तो वो द्विवचन हो जाएगा, लेकिन अगर दो से ज़्यादा हो, चाहे वो तीन हो या उससे अधिक हो, तो वो बहुवचन के अंतर्गत आ जाता है। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे बालका यानी कई लड़के, और पुस्तकानी यानी कई पुस्तकें। जब हम एक की बात ना करें, बहुत सारों की बात करें, जैसे कि आप लोग मेरे लिए सिर्फ एक थोड़ी ना हो, मेरे लिए तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो ये बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो एक या दो वचन में नहीं, बहुवचन के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे विभक्ति और वचन का परस्पर संबंध, यानी विभक्ति और जो वचन है इसका क्या संबंध है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे विभक्ति और वचन का घनिष्ठ संबंध है, यानी इन दोनों के बीच जो है वो एक घनिष्ठ संबंध देख सकते हैं। विभक्ति के प्रत्येक रूप का प्रयोग वचन के तीनों कारकों एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में विभिन्न विभिन्न होता है, और जो विभक्ति के तीनों ही रूप होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इनका विभिन्न रूपों में हम इनका प्रयोग देख सकते हैं, ठीक है। आगे अब हम देखेंगे उदाहरण के लिए राम शब्द के विभक्ति और वचन के रूप, यानी अगर हम राम शब्द जो है उसके विभक्ति और वचन के रूप देखें तो पहला जो होगा हमारा प्रथम विभक्ति जो होगा वो होगा राम, एक ये क्या हो जाएगा, एक वचन होगा। रामो ये द्विवचन हो जाएगा, रामा ये बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम द्वितीय विभक्ति देखें, रमम एक वचन हो जाएगा, रमो दो वचन हो जाएंगे, और रमाना बहुवचन हो जाएगा, ठीक। अगर हम षष्ठी विभक्ति की बात करें तो रमस्य एक वचन हो जाएगा, मोयो द्विवचन हो जाएगा, अणयम बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे निष्कर्ष के, निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं, चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं
विभक्ति और वचन संस्कृत भाषा के व्याकरण की रीढ़ हैं, क्योंकि अभी हमने देखा दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है संस्कृत साहित्य के लिए। यह वाक्य संरचना को स्पष्ट और अर्थपूर्ण बनाती है, क्योंकि इसी वजह से जो वाक्य है वो संरचना जो है वो स्पष्ट हो जाती है और अर्थपूर्ण हो जाती है, यानी उसका कोई ना कोई अर्थ निकल जाता है। विभक्ति शब्दों के बीच संबंध स्थापित करता है, क्योंकि विभक्ति जो होता है वो संबंध, जो वर्ड होते हैं उनके बीच संबंध बनाता है, जबकि वचन शब्दों की संख्या का निर्धारण करता है। और वचन जो है वो शब्दों की जो संख्या है, यानी एक वचन है, दो वचन है, वो निर्धारित करने का कार्य करता है। इनका सही ज्ञान संस्कृत भाषा के अध्ययन और प्रयोग में निपुणता प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋक शब्द के रूप लिखिए, यानी आपको इस क्वेश्चन में जो ऋक शब्द होते हैं उनके रूप लिखने हैं। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे। ऋक शब्द के रूप कौन कौन से। ऋक शब्द का अर्थ है ऋचा, अर्थ ऋग्वेद की एक ऋचा, यानी देखिए ऋक शब्द का जो अर्थ है वो है ऋचा, यानी इसका मतलब है ऋग्वेद की एक ऋचा। ठीक है, यह पुल्लिंग शब्द है और इसका रूप सभी विभक्तियों और तीनों वचनों में निम्न प्रकार से होता है। यानी देखिए जो ऋक होता है इसका जो रूप है वो एक तरह से पुल्लिंग शब्द के लिए यूज होता है, और ये जो है ये विभक्ति और जो वचन होते हैं उनमें सबसे निम्न स्थानों पे होता है। ये निम्न देख सकते हैं, निम्न देख सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे एक वचन में। एक वचन में किस तरह से, प्रथम विभक्ति जिसमें हम ऋक या ऋचा बोल सकते हैं। ठीक है, द्वितीय जो विभक्ति होती है ऋचम, यानी ऋच को। ठीक है, तृतीय जो विभक्ति होती है वो होती है ऋचा, जिसका होता है ऋचा द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट होती है हमारी चतुर्थ विभक्ति जो होती है ऋचे, यानी ऋचा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो होती है वो होती है हमारी पांचवी विभक्ति, विभक्ति जो ऋच यानी ऋच से। छठी विभक्ति होती है हमारी ऋच, ऋच का। सातवीं विभक्ति होती है हमारी ऋचि, ऋच में। और जो हमारा आठवां होता है वो होता है हमारा संबंध, जो होता है हमारा हे रिक, हे रिच, इसका मतलब ये हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे द्विवचन। द्विवचन के अंतर्गत पहला हम लिखेंगे प्रथम विभक्ति दो ऋचाएं, द्वितीय विभक्ति ऋचो दो ऋचाओं को। ठीक है, तृतीय विभक्ति रख्य विहाम दो ऋचाओं द्वारा। ठीक है, जो हमारा चतुर्थ विभक्ति होता है वो होता है हमारा रख्यभाम दो ऋचाओं के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे जो पांचवी विभक्ति होती है वो होती है हमारी रख्य भाव दो ऋचाओं से। जो छठी विभक्ति होती है वो होती है रचो दो ऋचाओं का। ठीक है, जो सातवीं विभक्ति होती है वो होती है हमारी रचो दो ऋचाओं में। ठीक है, अब हम देखेंगे बहुवचन। बहुवचन में किस तरह से हम इसको देख सकते हैं, इसके अंतर्गत हम देखेंगे बहुवचन में प्रथम विभक्ति जो होती है हमारी रच, जिसके अर्थ होता है अनेक रचाएं। ठीक है, जो होती है हमारी द्वितीय विभक्ति, इसका अर्थ इसके अंतर्गत हम देखेंगे रच अनेक रचाओं को। ठीक है, तृतीय विभक्ति होती है ऋग्वेद है अनेक ऋचाओं द्वारा। ठीक है, चौथी जो विभक्ति होती है वो हमारी होती है ऋग्वेद है अनेक रचाओं के लिए। पांचवी जो विभक्ति होती है वो होती है हमारी ऋग्वेद है अनेक रचाओं से। जो छठी विभक्ति होती है वो होती है हमारी रचाम अनेक रचाओं का। सातवीं विभक्ति होती है हमारी रकेसु अनेक रचाओं में। ठीक है, ये हमारी सारी विभक्ति होती है। अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं। इसकी विशेषताओं में आप लिख सकते हैं ऋक शब्द अक्रांतीय पुल्लिंग शब्दों के समान रूप को अनुसरण करते हैं, लेकिन इसमें कुछ विशेष ध्वनि परिवर्तन संधि नियम होते हैं। यह संस्कृत के शुद्ध उच्चारण और व्याकरण का सुंदर उदाहरण है। यानी देखिए इसके अंतर्गत कुछ हम ध्वनि परिवर्तन देख सकते हैं, जो कि जो संस्कृत वर्ड होते हैं उनका उच्च उच्चारण करने के लिए और उनकी विशेषताओं का सुंदर प्रकट करने के लिए उदाहरण के रूप में हम इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाकर तथा गुणों के विषयों में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखिए। यानी आपको बताना है लाकर और जो गुणों होते हैं उनके विषय में आप क्या जानते हैं, क्या है ये लाकर और गुण के जो हैं ये क्या हैं, ये आपको संक्षेप में बताने हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। परिचय। परिचय में आप लिखेंगे संस्कृत व्याकरण में क्रिया धातु का महत्वपूर्ण स्थान है। धातु के विभिन्न रूपों को व्यक्त करने के लिए लाकर और गण का प्रयोग किया जाता है। यानी देखिए जो भी धातु होती है उसके विभिन्न रूपों को दिखाने के लिए लाकर और गण का प्रयोग किया जाता है। लाकर क्रिया के काल और प्रकार को दर्शाता है, यानी जो लाकर होता है वो क्रिया के काल और जो उसका प्रकार है उसको दिखाने का कार्य करता है। ठीक है, और जबकि जो गुण होता है वो धातु के वर्गीकरण और उनके संयोजन के नियमों को निर्धारित करता है, और जो कण होता है वो धातु के जो
वर्गीकरण है और जो संयोजन है उसको निर्धारित करने का कार्य करता है। लाकर देखेंगे, लाकर संस्कृति में क्रिया के रूप में व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है, यानी ये जो है ये क्रिया के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह समय यानी काल और क्रिया की विधि यानी भाग को स्पष्ट करता है। लाकर को 3 प्रमुख कालों और 2 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी जो लाकर होता है वो समय यानी काल को, और जो क्रिया होती है उसकी जो विधि होती है उसको दिखाने का कार्य करता है। और लाकर को 3 प्रमुख कालों में बांटा जा सकता है और 2 भागों में इसको विभाजित किया जा सकता है। किस तरह से, चलिए देखेंगे। जो लाकर है पहला होता है हमारा वर्तमान काल, यानी भूत, वर्तमान या भविष्य कह लें, यानी जो वर्तमान काल होता है इसके अंतर्गत हमारा भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही आ जाते। भूत मतलब जो हमारा पास्ट है, और वर्तमान जो अभी चल रहा है, और भविष्य जो आने वाला होगा, यानी देखिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सभी चीज़ों को दिखाता है ये। इसके अंतर्गत हम देखेंगे लट लाकार वर्तमान काल, यानी पहले हम देखेंगे लट लाकार वर्तमान काल को। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे इसका उपयोग वर्तमान में हो रही क्रिया को दर्शाने के लिए है। जैसे कि अभी हमने देखा वर्तमान काल यानी जो वर्तमान में हो रही क्रिया है उसको दिखाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं पढ़ती, वह पढ़ती है, ये क्या हो जाएगा, ये उदाहरण हो जाएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये उदाहरण हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं वीडियो बना रही हूँ और बारिश हो रही है, बारिश होना क्या हो जाएगा, ये एक वर्तमान काल की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम बारिश हो रही है, क्योंकि रात हो रही है, रात में बारिश हुई थी। अब हम आगे चलेंगे, आगे हम देखेंगे लूट लकार सामान्य भविष्यकाल। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसका उपयोग भविष्य में होने वाली सामान्य क्रियाओं के लिए किया जाता है, यानी भविष्य में होने वाली क्रियाओं के लिए होता है। उदाहरण के लिए पश्चेती, वह पढ़ेगा, यानी वो पढ़ेगा, या फिर ये कहूँ आपका रिजल्ट आएगा, आप एग्जाम देने जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे भविष्य की बात हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा लरट लकार नियम भविष्यकाल, यानी भविष्य की बात होगी। भविष्य में निश्चित रूप से होने वाली क्रियाओं को व्यक्त करता है, यानी जो हमारी आगे फ्यूचर में जो निश्चित रूप से क्रिया होंगी वो इसके अंतर्गत आएंगी। उदाहरण के लिए पढ़ता, वह पढ़ेगा, यानी वो ज़रूर पढ़ेगा क्योंकि उसका एग्ज़ाम है, या आप ज़रूर पढ़ेंगे, आप ज़रूर देखेंगे, ये आपकी ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लड़ लकार यानी भूतकाल। किस तरह से, भूतकाल में हो चुकी क्रियाओं के लिए प्रयोग होता है, यानी जो पास्ट में हो चुकी हैं वो क्रियाओं के लिए प्रयोग होगा। जैसे कि अपठत, उसने पढ़ा, यानी उसने पढ़ लिया, आपने एग्जाम दिए, आपका पॉलिटिकल, आपका हिस्ट्री, इन सभी के एग्जाम हुए, ये आपके भूतकाल में हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए इसके जो एग्जाम्पल है वो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल आपके पास भी बहुत सारे होंगे। नेक्स्ट है हमारा लिट लकार परोक्ष भूतकाल। किस तरह से परोक्ष भूतकाल, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे भूतकाल में किसी दूसरी घटना के रूप में हुई क्रिया को दर्शाता है, यानी भूतकाल में ऐसी कोई दूसरी घटना हुई जिसको दिखाने का ये कार्य करता है। उदाहरण के लिए अपठित्य, उसने पढ़ा था, यानी उसने पढ़ा था, उसको दिखा रहा है ये, ठीक है। अब हम देखेंगे विधि और आज्ञा को। किस तरह से, देखिए विधि और आज्ञा के अंतर्गत हम देखेंगे विधि लिण लकार। इसके अंतर्गत हम देखेंगे विधि, इसको विधि भी बोल सकते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे इच्छा, संभावना या अनिश्चितता को दर्शाता है, कि जो हमारी इच्छा है, संभावना है, और जो हमारी अनिश्चितता है उसको दर्शाने का कार्य करता है। उदाहरण के लिए पढ़ते, वह पढ़े, वह पढ़ेंगे या पढ़ेंगी, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आश्रण लकार यानी आज्ञा। किस तरह से, आज्ञा देने के लिए ये प्रयोग होता है, जब हम कोई भी आज्ञा दे रहे होते हैं। उदाहरण के लिए पढ़ तू, वह पढ़े, यानी देखिए किस तरह से जब हम कोई आज्ञा देते हैं, जैसे कि आपको ये पढ़ने अनिवार्य है ताकि आप पास आउट हो जाओ, ये मेरी तरफ से एक आज्ञा है कि आपको पढ़ना ही है, तो ये जो है ये हमारा आश्रण लकार के अंतर्गत आ जाएगा, आज्ञा देने वाले के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, आगे अब हम देखेंगे अन्य भाव। अन्य भाव में आप लिखेंगे लड़ंग लकार। किस तरह से, अद्वितीय भूतकाल वर्तमान भूतकाल में हाल में घटी घटनाओं के लिए प्रयोग होता है, यानी जो वर्तमान का भूतकाल है उसमें जो हाल में घटी घटनाएं हैं उसके लिए यूज़ होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए पठती, यानी आप लोगों ने भी हाल ही में पढ़ाई करी होगी तो आप भी इसमें पठती लिख सकते हैं, यानी पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लड़ लकार यानी इच्छा भूतकाल। किस तरह से, भूतकाल की इच्छा या संभावना व्यक्त करता है, यानी जो भूतकाल की इच्छाएं हैं और जो संभावना है उसको दिखाने का कार्य करता है। उदाहरण के लिए पष्टियति, ठीक है। अब हम देखेंगे गण। गण क्या होता है, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे संस्कृत में क्रिया के धातुओं को 10 गणों यानी वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी जो संस्कृत के गण होते हैं उसको 10 गुणों यानी वर्गों में विभाजित किया गया है। यह गण धातु के रूपों में होने वाली परिवर्तनों के लिए नियम बनाते हैं, यानी धातु के रूप में जो परिवर्तन होते हैं उसके लिए नियम बनाने का कार्य करते हैं। प्रत्येक गण का अपना विशिष्ट लक्ष्य होता है और सभी ये 10 के 10
का अपना अपना लक्ष्य होता है। 10 गण और उनके लक्ष्य, अब हम देखेंगे 10 गण कौन कौन से हैं और उनके जो लक्ष्य हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो गण होता है वो होता है हमारा भवती गण। इसके अंतर्गत पहचान जो होती है इनकी होती है वो धातु के मूल रूप के साथ आकार का योग, यानी जो धातु है उसके जो मूल रूप के आकार है उसका योग होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए पट प्लस आ, तो ये क्या हो जाता है पठती। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अदाती गण क्या होता है, वो उसकी जो पहचान होती है वो आ की प्रवृत्ति करते हैं, यानी जो आ शब्द होता है उसकी प्रवृत्ति करते हैं। उदाहरण के लिए खाद प्लस आ, खादाती, ये हो जाएगा हमारा इसका उदाहरण। ठीक है। अब हम देखेंगे आगे आगे अब हम देखेंगे जो हत्यादि गण, इसकी जो पहचान होती है वो ऊ की प्रवृत्ति होती है, यानी ऊ की साउंड आता है। उदाहरण के लिए जुओ प्लस आ, जोहित हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे दिवाती गण। दिवाती गण क्या होता है, इसकी जो पहचान होती है वो ई की वृद्धि होती है। किस तरह से होती है इसमें ई की वृद्धि, इसके अंतर्गत हम देखेंगे उदाहरण के लिए आप लिखेंगे इसमें क्री प्लस आ, कृणाति। ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा स्वादि गण। इसके अंतर्गत आ का जो वर्ड है उसकी वृद्धि होती है। किस तरह से, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे स्वद प्लस आ, या स्वादति। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे तुदांती गण। इसके जो पहचान होती है वो आ की वृद्धि होती है। किस तरह से, इसके अंतर्गत हम देखेंगे तुद प्लस आ, ये बराबर में हो जाए तुदाती। ठीक है। अब आगे चलेंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रुधाती गण। इसके अंतर्गत जो होता है वो ऊ की वृद्धि होती है। किस तरह से, रुध प्लस आ, यानी रुधांती। ठीक है। अब हम देखेंगे तनाती गण। किस तरह से, इसके अंतर्गत आ में वृद्धि होती है, यानी जो आ वर्ड है उसमें वृद्धि होती है। किस तरह से, तन प्लस आ, तनोती। ठीक है। अब हम देखेंगे क्रांति गण। क्रांति गण किस तरह से, इसके अंतर्गत देख लेते हैं, इसमें आ की वृद्धि हो रही है। किस तरह से, क्रय प्लस आ, कृति। ठीक है। इसमें इस तरह से क्रांति जो वर्ड है उसकी वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे चुरादी गण। इसके में क्या होती है, आ के संबंध का अनुबंध होता है, या ये कहें आ का संबंध दिखता है। किस तरह, चुर प्लस आ, चुराती हो जाता है। ठीक है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं लंकार और गण संस्कृत व्याकरण के महत्वपूर्ण घटक हैं। जैसे अभी हमने देखा लंकार और जो गण होते हैं दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। लंकार क्रिया के काल और भाव को प्रकट करती है, जबकि गण धातु के वर्गीकरण और पूर्व परिवर्तन के नियमों को व्यक्त करती है। यानी देखिए जो लंकार है वो किसी भी क्रिया या भाव को प्रकट करती है, और जबकि जो गण है वो वर्गीकरण और जो पूर्व परिवर्तन है उसको करने का कार्य करते हैं। इन दोनों की समझ में संस्कृत व्याकरण को गहराई से समझा जा सकता है, और ये दोनों ही जो है वो संस्कृत और जो व्याकरण है उसकी गहराई को समझने में मदद करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 महावेश्वर सूत्रों को क्रमानुसार लिखे। यानी जो 14 महावेश्वर सूत्र हैं उन्हें क्रमानुसार लिखना है। उन 14 महावेश्वर सूत्रों के बारे में आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं 14 महावेश्वर सूत्रों का वर्णन किस तरह से हुआ है। महावेश्वर सूत्र संस्कृत व्याकरण के महान आचार्य पणनी द्वारा लिए गए हैं। यानी देखिए जो महावेश्वर सूत्र हैं ये जो संस्कृत के एक महान आचार्य हैं पणनी, उनके द्वारा लिए गए हैं। यह सूत्र शिवजी के डमरू के उत्पन्न ध्वनि पर आधारित है। यानी आपने भी देखा होगा जो शिवजी हैं उनके हाथ में एक डमरू होता है, वो जब उस डमरू को बजाते हैं उससे जो उत्पन्न ध्वनि होती है यानी आवाज़ जो निकलती है उन्हीं पर ये आधारित है 14 महावेश्वर सूत्र। ठीक है, जिन्हें महावेश्वर सूत्र कहा जाता है। इन सूत्रों का प्रयोग पणनी ने संस्कृत के सभी वर्गीकरणीय नियमों को व्यवस्थित करने के लिए किया है। यानी देखिए संस्कृत को सुव्यवस्थित तरीके से करने के लिए इन्होंने इन्हें सही तरीके से व्यवस्थित किया है। यह सूत्र स्वर और व्यंजन के वैज्ञानिक वर्गीकरण के पर आधारित है। यानी ये जो सूत्र हैं 14 के 14, ये 14 ही जो स्वर और व्यंजन होते हैं उनके वर्गीकरण पर आधारित है। आई होप आपको पता होगा स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। जो हमारी खा आ से अनार, बड़े आ से आम, इसमें जो अड़े खाली तक स्वर होते हैं, फिर हमारे का कबूतर से या ज्ञानी तक व्यंजन होते हैं, जिसमें हमें अलग अलग कैटेगरी देखने को मिलती हैं। तो वही हमारे स्वर और व्यंजन कहते हैं। अब देखिए अब ये जो हमारे 14 महावेश्वर सूत्र हैं उनका वर्गीकरण किस तरह से किया है। यहाँ 14 महावेश्वर सूत्र लिखे हुए हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं। इनको आप याद कर लीजिएगा ताकि आप अपने एग्जाम में लिख पाएँ। ये यहाँ 14 के 14 मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे महावेश्वर सूत्र हैं उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। पहले हम देखेंगे स्वर यानी अच, जो हमारे स्वर होते हैं उनके आधार पर, जैसे आ से ई ऊ, ये जो है
ओ से ओखली तक हमारे सारे ही स्वर हो जाते हैं, ठीक है, ओ से औरत तक। फिर हमारे आते हैं व्यंजन, जिसको हम हल भी बोल देते हैं। व्यंजन जो होते हैं, जो कि हमारे का कबूतर से फाफल तक आदि, फाफल के आगे तक हम इनको देख सकते हैं व्यंजनों को, ठीक है। फिर हमारे आते हैं अतस्त। अतस्त जो होते हैं वो या यग रा रत लालटू और वावक हमारी अतस्त में आ जाते हैं। फिर आते हैं हमारे उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन में हा, शा, शा, सा, ये हमारे इसमें उष्म व्यंजन में आ जाते हैं। अब हम देखेंगे इसका महत्व कि ये किस तरह से इम्पोर्टेंट है। महत्व में हम लिखेंगे वैज्ञानिक वर्गीकरण। महावेश्वर सूत्रों के माध्यम से ध्वनि का वैज्ञानिक तथा तार्किक वर्गीकरण किया गया है। यानी जो हमारे महावेश्वर सूत्र हैं, इनके माध्यम से ध्वनि और जो वैज्ञानिक और तार्किक वर्गीकरण किया गया है, ताकि इनको पहचानने में आसानी हो सके। अब हम देखेंगे संधि नियमों का आधार, किस तरह से इन सूत्रों का उपयोग संधि, समास और शब्दों के निर्माण के लिए किया जाता है। क्योंकि हम इन शब्दों का ये कहें, नियमों का प्रयोग ही संधि में, समास में और शब्दों के निर्माण में करते हैं। अब हम देखेंगे सूत्रों की संक्षिप्तता, किस तरह से पढ़नी ने इन 14 सूत्रों में सभी ध्वनि को शामिल किया है, जिसमें व्याकरणीय नियम संक्षिप्त और प्रभावी बनते हैं। यानी देखिए, इन 14 महासूत्रों में सारी ध्वनियों को कवर किया गया है। ऐसी एक भी ध्वनि नहीं है जो इन 14 महासूत्रों से छूट जाए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्याकरणीय प्रक्रियाओं का निर्माण, किस तरह से व्याकरण में प्रत्येक उपसर्ग और शब्दों की संरचना इन सूत्रों के आधार पर की जाती है। यानी देखिए, जो हमारा व्याकरण होता है, उसमें सभी जो वर्ड होते हैं, सभी जो शब्द होते हैं और जो उपसर्ग होते हैं, उनकी जो संरचना है वो इन्हीं 14 सूत्रों के आधार पर की जाती है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं महावेश्वर सूत्र सांस्कृतिक व्याकरण की आधारशिला है। क्योंकि अभी मैंने बताया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से जो हमारी संस्कृति या व्याकरण है वो बनता है। इनकी सहायता से पढ़नी ने अष्टाध्यायी की रचना की। यह सूत्र न केवल सांस्कृतिक बल्कि अन्य भाषाओं के व्याकरणीय माध्यम के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। यानी ये जो सूत्र है, ये सिर्फ संस्कृत के लिए ही नहीं, बल्कि जो हमारी अन्य भाषाएं, हिंदी हो गई, मराठी हो गई, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनकी जो व्याकरण है उनको समझने के लिए। इनकी संरचना और उपयोगिता से पढ़नी का व्याकरणीय दृष्टिकोण आज भी अद्वितीय माना जाता है। क्योंकि देखिए, इनकी जो संरचना है, इनकी जो उपयोगिता है, ये बहुत ज़्यादा उपयोग में आते हैं। इसी वजह से आज भी जो पढ़नी का ये जो सिद्धांत है या दृष्टिकोण है, आज भी अद्वितीय माना जाता है, बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुण संधि के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यानी आपको गुण संधि क्या होती है ये आपको बताना है। और देखिए, लास्ट वीडियो में भी हमने गुण संधि के बारे में कुछ चीज़ें चर्चा करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसमें भी देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है कंपैरिजन करके, ठीक है। तो हम देखेंगे गुण संधि की व्याख्या। गुण संधि संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण संधि प्रकार है। यानी गुण संधि जो है वो संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण संधि प्रकार में से एक है, जिसे दो स्वर आपस में मिलकर एक नए स्वर का निर्माण करते हैं। यानी देखिए, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो एक नया स्वर बनाते हैं गुण संधि के अंतर्गत। यह पढ़नी के व्याकरण में वर्णित है। और देखिए, ये भी जो पढ़नी का व्याकरण है, जो अभी हमने 14 सूत्र देखे, उसमें ये भी है, ठीक है। गुण संधि मुख्यतः स्व आ के साथ अन्य स्व के मेल से बनता है। यानी देखिए, जो गुण संधि है, ये हमेशा जो स्वर होता है, यानी आ के साथ अन्य जब स्वर मिलते हैं तब बनता है हमारा गुण संधि, ठीक है। अब हम देखेंगे गुण संधि का निर्माण के गुण संधि जो है इसका निर्माण कैसे होता है। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, यदि एक शब्द के अंत में आ या अ स्वर हो और दूसरे शब्द का प्रारंभ ई या उ रे या रे स्वर से होता है। यानी देखिए, शब्द की लास्ट में आ या अ हो और जब प्रारंभ हो यानी स्टार्टिंग हो, उसमें ई उ रा स्वर होता है, तो दोनों स्वरों से मिलकर जो गुण स्वर बनता है वो ए बनता है, ओ बनता है, रे बनता है, ले बनता है का निर्माण होता है। यानी देखिए, जब ये आपस में मिलते हैं और ये आपस में मिलते हैं तो ये बन जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे गुण संधि के स्वर रूपांतरण के। गुण संधि जो होते हैं उसके स्वर जो रूपांतरण होता है वो किस तरह से होता है। तो पहले हम देखेंगे आ प्लस ई मिले तो ए बन गया, ठीक है। उदाहरण के लिए हरि प्लस इंद्र हरेंद्र बन गया, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे कि अगर हम सेकंड देखें तो आ प्लस ई मिली तो ए बन गया। और उदाहरण के लिए मुनि प्लस
ईश मिलेंगे तो मुनीश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आ प्लस ओ मिलेंगे तो ओ बन जाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर हम लिखें राम प्लस उष तो रामोश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आ प्लस उ तो हो जाएगा ओ। किस तरह से बन जाएगा ये, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके जो उदाहरण है, आप लिखेंगे गुरु प्लस उधर्व तो गुरुधर्व हो जाएगा, ठीक है। आ प्लस रा जब मिलता है तो अर बन जाता है, और उदाहरण के लिए पितृ प्लस ऋण यानी पितृण बन जाएगा। नेक्स्ट होता है हमारा आ प्लस रा अल अल बनता है ये, और उदाहरण के लिए आप इसमें लिख सकते हैं, उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे काव्य प्लस लक यानी काव्यलिक बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे गुण संधि के उदाहरण। गुण संधि के उदाहरण में आप लिख सकते हैं मात्र प्लस इष्ट मातृष्ट हो जाएगा ये। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विद्या प्लस उपदेश तो ये हो जाएगा विद्या उपदेश, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भुव प्लस ईश यानी भुवेश हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका महत्व कि इसका क्या महत्व होता है। इसके महत्व में आप लिखेंगे शब्दों का मेल। शब्दों का मेल किस तरह से, गुण संधि के माध्यम से शब्दों को आपस में जोड़कर अर्थपूर्ण काव्य रचना की जाती है। यानी देखिए अभी हमने देखा कि किस तरह से दो शब्दों को जोड़कर एक अर्थपूर्ण काव्य या अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्वर समाजस्व। यह स्वरों के बीच ध्वनि का समाजस्व स्थापित करता है कि किस तरह से किस स्वर की क्या ध्वनि निकलेगी, ये इसी से पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भाषा की सुंदरता। संधि से शब्दों का उच्चारण अधिक सरल और सुंदर हो जाता है, क्योंकि देखिए ये जो उच्चारण और लिखने में भी जो हमारा सुंदरता है और जो अधिक प्रभावशीलता है वो बढ़ा देता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे गुण संधि संस्कृत व्याकरण में स्वरों को मेल और ध्वनि सामंजस्य स्थापित करने का माध्यम है। अभी हमने देखा क्योंकि ये जो है ये स्वरों के बीच में मेल और ध्वनि सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करती है या फिर कार्य करती है। ये संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता और लयबद्धता को दर्शाती है। यानी ये जो है ये संस्कृत भाषा की जो वैज्ञानिकता है और लयबद्धता है उसको दर्शाने का कार्य करती है, जिसके नियमों का सही अध्ययन और प्रयोग भाषा के शुद्ध उच्चारण और लेखन में सहायक होता है। यानी इसी की वजह से हम जो भाषा है उसके जो शुद्ध उच्चारण है और लेखन है वो कर पाते हैं इसी की सहायता से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सचुतव संधि को उदाहरण सहित समझाइए। यानी सचुतव जो संधि है उसे आपको बताना है, वो भी उदाहरण के साथ में। चलिए देख लेते हैं इसको। इसके पहले हम देखेंगे सचुतव संधि सांस्कृतिक व्याकरण का एक विशेष संधि प्रकार है जिसमें सा या सा ध्वनि का बीज परिवर्तन होता है। यानी जो सा होता है वो शा में परिवर्तित हो जाता है। यह संधि ध्वनि परिवर्तन के नियमों पर आधारित है। यानी ये जो संधि है ये हमारी ध्वनि जो परिवर्तन होता है उस पर आधारित है, जो शब्दों के मेल में शुद्धता और लय सुनिश्चित करती है। यानी यही है जो शब्दों के मेल में शुद्धता लाती है और लय को सुनिश्चित करती है कि किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा। सचुतव संधि का नियम क्या है। इसका नियम, इसके नियम को देखेंगे। जब किसी शब्द के अंत में सा या सा आता है और उसके बाद वाले शब्द का प्रारंभ चा छा जा झा अथवा श से होता है तो सा या सा ध्वनि बदल शा में परिवर्तित हो जाती है। यानी देखिए जब किसी भी वर्ड की जो लास्ट होगा यानी एंड होगा इन वर्ड पे हो और जो प्रारंभ हो वो चा से या फिर इन वर्ड से हो तो वो चेंज होकर ये से चेंज होकर शा में बदल जाती है, ठीक है। इस तरह से इसका परिवर्तन होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे इस संधि का जो स्वरूप है। स्वरूप किस तरह से है चलिए देख लेते हैं। सा प्लस चा मिलता है तो सच हो जाता है। उदाहरण के लिए 10 प्लस चा मिला तो दसज हो गया, और सा प्लस छा मिलेंगे तो सच। इसमें उदाहरण लिखेंगे तो दा प्लस छायाम बराबर 10 छायाम हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे आप लिखेंगे सा प्लस जा मिलता है तो सज हो जाता है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं 10 प्लस जाना यानी 10 जाना हो जाएगा। देखिए ये यहाँ ये सा था तो सा जो है वो शा में परिवर्तित हो गया यानी आधे शा में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सा प्लस झा तो सज। देखिए ये सा है, इसे यहाँ पर आकर ये आदेश शा में परिवर्तित हो जाता है। सा जो है वो शा में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए आप लिखेंगे 10 टिति तो ये हो जाएगा 10 झटती, ठीक है। अब हम देखेंगे सा प्लस शा शश हो जाएगा तो उदाहरण देखेंगे 10 शस्त्रु
यानी दशत्रु हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके उदाहरण। उदाहरण के अंतर्गत देख लेते हैं। उदाहरण के अंतर्गत आप लिखेंगे 10 प्लस चा तो बराबर हो जाता है दशज, यानी 10 और चा का मेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे माँ प्लस छायम, यानी माशायम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे विषय प्लस चा विषेच हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका महत्व। महत्व में आप लिखेंगे ध्वनि समाजस्व। किस तरह से ध्वनि समाजस्व होता है, इसमें आप लिखेंगे यह संधि शब्दों के उच्चारण को सरल और लयबद्धता बनाती है। यानी देखिए ये जो प्रक्रिया है, ये जो है, ये ध्वनि जो है, ये शब्दों के जो उच्चारण होता है उसे सरल और लयबद्धता बना देती है, जिसकी वजह से हम उसे लय के अनुसार पढ़ पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे शब्दों का संयोजन। किस तरह से सचुतव संधि से शब्दों का सही मेल और व्याकरणीय रूप सुनिश्चित होता है। ठीक, क्योंकि देखिए ये जो है, ये शब्दों के सही मेल और व्याकरणीय जो स्वरूप होता है उसको बनाने का प्रयास करती है। अब हम देखेंगे शुद्धता। यह व्याकरण में ध्वनि और लिपि की शुद्धता को बनाए रखने में सहायक है। यानी ये जो है, ये व्याकरण में जो ध्वनि है और जो लिपि है उसकी जो शुद्धता है उसको बनाने का प्रयास करती है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे सचुतव संधि संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता और उसकी ध्वन्यात्मक सुंदरता को दर्शाती है। क्योंकि देखिए ये वैज्ञानिकता के साथ साथ में जो उसकी ध्वन्यात्मक सुंदरता है उसको भी प्रकट करने का कार्य करती है। यह संधि शब्दों में उच्चारण में सरलता और स्पष्टता लाने के साथ भाषा को अधिक व्यवस्थित बनाती है। यानी देखिए ये शब्दों में सिर्फ उच्चारण और सरलता को ही स्पष्ट नहीं करती, बल्कि जो शब्द होते हैं उसमें अधिक व्यवस्था बनाने और अधिक सरलता से उन्हें यूज़ करने में भी हमें हेल्पफुल होती है। ठीक है, अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाच्य को परिभाषित करते हुए उनके स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। यानी इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको वाच्य को परिभाषित करते हुए उसका जो स्वरूप है उसे आपको प्रकट करना है, उसके बारे में आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। इसके परिचय में आप लिखेंगे संस्कृत व्याकरण में क्रिया का संबंध कर्म और कर्ता के साथ है। यानी संस्कृत जो व्याकरण होता है उसका जो संबंध होता है वो कर्म और कर्ता के साथ में होता है। कर्ता, कर्म और क्रिया के आपसी संबंधों को वाच्य कहा जाता है। यानी देखिए कर्ता, कर्म और जो क्रिया है, इन तीनों का जो संबंध होता है वही वाच्य कहलाता है। वाच्य का अर्थ है वह रूप जिसके द्वारा कर्ता, कर्म और भावनन किया जाता है। देखिए जो वाच्य है उसका अर्थ यह है कि वो रूप या वो चीज़ जिससे हमें कर्ता, कर्म और भाव का जो वर्णन है वो मिल सके। यह कर्ता और कर्म की प्रधानता के आधार पर क्रिया के भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त किया जाता है। यानी देखिए ये जो है, ये कर्ता और कर्म की जो प्रधानता है उसी के आधार पर भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त किया जाता है। भिन्न भिन्न रूपों में हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हूँ। अब हम देखेंगे वाच्य की परिभाषा। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कर्त्य, कर्मण च क्रिया संबंधे वाच्य परिभाषित है। ठीक है, इसके आधार पर हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। अर्थात क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता को व्यक्त करता है उसे वाच्य कहते हैं। देखिए ये संस्कृत में लिखा है और यहीं इसका अर्थ लिखा है कि जब हम कर्ता, कर्म और भाव को प्रधानता दी जाती है वही हमारा वाच्य कहलाता है। अब हम देखेंगे वाच्य के प्रकार। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे वाच्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर हम वाच्य के प्रकारों की बात करें तो मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है हमारा कर्तव्यवाच्य जो प्रकाशवाच्य होता है। दूसरा होता है हमारा कर्मवाच्य जो कि निष्पन्न वाच्य होता है। तीसरा होता है हमारा भाववाच्य जो कि हमारा कर्मक वाच्य होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कर्तावाच्य यानी प्रकाशवाच्य। प्रकाशवाच्य के अंतर्गत आप लिख सकते हैं यह वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया का निष्पादन करने वाला व्यक्ति या वस्तु कर्ता कहलाता है। यानी देखिए इसके अंतर्गत जो कर्ता होता है उसकी प्रधानता होती है। जो भी क्रिया कर रहा है उस व्यक्ति या फिर वस्तु पर कर्ता कहलाता है या फिर उस पर फोकस किया जाता है जो भी क्रिया कर रहा है। ठीक है, यानी कर्ता पर। जैसे कि अगर हम रचना कहें तो कर्ता प्लस क्रिया कर्म कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए बालक पुस्तक पढ़ती, यानी कौन पुस्तक पढ़ रहा है, बालक पढ़ रहा है। तो यहाँ बालक करता है जो मुख्य रूप से क्रिया कर रहा है, क्योंकि बालक ही तो पढ़ रहा है। पुस्तक जो पढ़ती है यानी बालक ही तो पुस्तक पढ़ रहा है। अब हम देखेंगे दूसरा है हमारा कर्मवाच्य, यानी इसको बोल सकते हैं हम निष्पन्न वाच्य। किस तरह से, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं इस वाच्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है। क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहा जाता है। यानी इस पर जो भी क्रिया कर रहा है उसका जो प्रभाव पड़ेगा या उसका जो फल मिलेगा जिसको, उसको इम्पॉर्टेंट दी जाती है, उसी को इम्पॉर्टेंट माना जाता है। जैसे कि कर्म कहलाता है या हम ये कहें कर्म वाच्य कहलाता है। उदाहरण के लिए आप लिखेंगे रचना में कर्म प्लस क्रिया, तो ये कर्म वाच्य कहलाता है। उदाहरण के लिए आप लिखेंगे पुस्तक पढ़ते, यानी यहाँ क्या हो रहा है, पुस्तक
पुस्तक जो है कर्म है, जिसके मुख्य रूप से पढ़ा जा रहा है। कौन पढ़ रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, पर पुस्तक पढ़ी जा रही है। पढ़ी क्या जा रही है? पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो पुस्तक पर ही इसमें ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, कौन पढ़ता है, क्या करता है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम देखेंगे भाववाच्य, जिसे हम कर्मक वाच्य भी कह सकते हैं। इस वाच्य में ना तो कर्ता की और ना ही कर्म की प्रधानता होती है। यानी ये जो वाच्य होता है, इसमें ना तो कर्ता की और ना ही कर्म की प्रधानता होती है। इसमें केवल क्रिया या भाव को व्यक्त किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत या तो सिर्फ क्रिया या फिर जो हमारा भाव होता है उसको ही व्यक्त करते हैं। रचना केवल क्रिया होती है। उदाहरण के लिए पढ़ते, पढ़ना जो है वो एक क्रिया ही तो है। पढ़ते यानी पढ़ना जो है वो एक क्रिया है। यहाँ ना कर्ता का उल्लेख है और ना ही कर्म का, केवल पढ़ने का भाव व्यक्त किया जा रहा है। देखिए यहाँ ना तो कोई करता है, ना कोई करने वाला है, ना ही कोई क्रिया हो रही है। क्या सिर्फ क्या हो रहा है? भाव हो रहा है। भाव क्या है? पढ़ने का भाव इसमें दिखाया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे वाच्य के उदाहरण किस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए पहले हम देखेंगे वाच्य के प्रकार, फिर रचना, फिर हम देखेंगे उदाहरण। तो पहला होता है हमारा कर्तव्यवाच्य। कर्तव्यवाच्य में कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म हो जाता है। इसका जो फल होता है, इसका जो परिणाम होता है, या ये कहें इसका जो उदाहरण है, वो आप लिख सकते हैं बालक फल खाद्यांति। यानी देखो बालक क्या है? वो फल खा रहा है। नेक्स्ट होता है हमारा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या आता है? कर्म प्लस क्रिया आ जाती है। इसमें हम लिख सकते हैं फलम खाद्यांते। क्या हो रहा है? फल खाया जा रहा है। कौन खा रहा है? इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए ये दोबारा लिख के आया है, ये नहीं है। फिर होता है हमारा भाववाच्य। भाववाच्य जो होता है वो होता है हमारा केवल क्रिया। यानी क्रिया क्या हो रही है? खाद्यांते, खाना ही तो क्रिया हो रही है। क्या खाया जा रहा है, या क्यों खाया जा रहा है, या किसके द्वारा खाया जा रहा है, इसमें किसी के भी बारे में बात नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे विशेषताएं। विशेषताओं में आप लिख सकते हैं कर्तव्यवाच्य में क्रिया सक्रिय होती है। यानी देखिए यहाँ पर कर्तव्यवाच्य में क्रिया जो होती है वो सक्रिय रूप से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कर्मवाच्य में क्रिया निष्क्रिय रूप से होती है। यानी इसमें जो होती है वो क्रिया निष्क्रिय रूप से हो रही होती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भाववाच्य क्रिया के भाव को व्यक्त करता है। यानी यहाँ सिर्फ क्रिया के भाव को व्यक्त किया जाता है, क्रिया को नहीं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका महत्व में आप लिख सकते हैं भाषा का लचीलापन। किस तरह से? वाक्य में प्रयोग से भाव में विविधता और स्पष्टता आती है। यानी देखिए इससे हम कह सकते हैं जो वाक्य है उसमें जो उसकी जो भाषा है उसमें विविधता, स्पष्टता और लचीलापन हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे अब हम देखेंगे शब्दों की प्रधानता। किस तरह से कर्ता, कर्म और भाव को अलग अलग प्राथमिकता देकर संवाद को प्रभावी बनाया जाता है। क्योंकि इसमें अलग अलग कर्ता, कर्म और जो भाव होता है उसको अलग अलग प्रधानता दी जाती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा व्याकरणीय सौंदर्य। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे अच्छे सांस्कृतिक व्याकरण की वैज्ञानिकता और जटिलता को दर्शाता है। क्योंकि देखिए ये जो है, ये जो संस्कृत वाक्य है, या ये कहें संस्कृत जो व्याकरण है, उसकी जो वैज्ञानिकता है, उसकी जो जटिलता है, उसको दिखाने का कार्य करता है वाच्य। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। क्या आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? निष्कर्ष में आप लिखेंगे वाच्य संस्कृत भाषा की क्रिया प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग है। अभी हमने देखा ये कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसके माध्यम से कर्ता, कर्म और भाव के बीच संबंध को साझा और व्यक्त किया जाता है। अभी हमने देखा कि किस तरह से ये कर्ता, कर्म और जो भाव है उसके बीच का जो संबंध होता है उसको साझा करता है और व्यक्त करता है। क्योंकि ये इन तीनों के बीच का ही जो रिलेशन है उसको दिखाने का कार्य करता है कि कर्ता, कर्म और जो भाव है उन तीनों के बीच में क्या संबंध है। यह भाषा को अधिक व्यवस्थित, सुंदर और प्रभावशाली बनाता है। इसकी की वजह से हम कह सकते हैं जो हमारी भाषा है वो अधिक व्यवस्थित हो जाती है, सुंदर हो जाती है और प्रभावशाली हो जाती है। एंड यहाँ हमारे जो इतने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कवर हो जाते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप इन सभी के नोट्स लेना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ प्रोवाइड करवा दूँगी। आप इस वीडियो को लाइक करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी और के चैनल पर आपको ये वीडियोस नहीं मिलने वाली हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी अच्छे नंबर गेन कर पाएँ और ताकि अपने एग्ज़ाम में पास आउट हो पाएँ। चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर या फिर अगले सब्जेक्ट के होंगे। चलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।